नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी घटना विमल नेगी केस को लेकर हाई कोर्ट की उस जजमेंट की है। दो रोज़ पहले रिजर्व हुई थी और आज सुबह ही उसको हाई कोर्ट में प्रोनाउंस कर दिया गया। आज इस बुलेटिन में हम विमल नेगी केस के हर एस्पेक्ट की जानकारी आपको देंगे और साथ में उसमें ये भी बताएंगे कि अब इस अगला कोर्स इस डिसीजन में क्या रहने वाला है। साथ ही जो बाकी जानकारियां हैं आज के बुलेटिन की, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कम्यूटेशन को लेकर फैसले की। जो बातें अभी सरकारी सिस्टम में चल भी रही हैं और फिर बात करेंगे भूमि मुआवजे को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट से आए एक फैसले की, जो राज्य सरकार के लिए वर्तमान परिस्थितियों में कंगाली में आटा गिला जैसी स्थिति का है। ये है भूमि के मुआवजे का केस और ये केस 2013 के एक नोटिफिकेशन के आधार पर बना था और उसके बाद अब इस नोटिफिकेशन को भी हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो अपना असेसमेंट है उसके मुताबिक इस केस की इंप्लीकेशन ये है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में राज्य सरकार के ऊपर 5,000 करोड़ की देनदारी पड़ सकती है अगर इस जजमेंट को ऑपरेशन में लाया गया। तो ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री क्योंकि खुद हैं, आज उनकी मीटिंग हुई है वित्त आयोग के चेयरमैन से और कल शाम को हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। तो लोन की जो लिमिट है उसको लेकर और जो फाइनेंस कमीशन की मीटिंग है, इन दोनों को आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे जो हिमकेयर को लेकर बजट जारी हुआ है। बड़े दिनों से लोग ये इंतजार कर रहे थे किस किस हॉस्पिटल के लिए हुआ है, ये भी बताएंगे आपको। कैबिनेट कब होगी, तबादलों पर नया विवाद क्या सामने आया है और बिलासपुर में क्या झगड़ा है अब जो एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में सामने आया है। वोटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है हिमाचल में और ये जो निर्वाचन आयोग है वो क्या बदलाव कर रहा है वो बताएंगे। नूरपुर में एरिया बदला गया है और शौर्य पदक जो हिमाचल के 2 सपूतों को मिला है उसकी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल की। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक जो बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है वो मौसम को लेकर है और मौसम को लेकर हमने आपको कल भी बताया था 26 तारीख तक येलो और ऑरेंज अलर्ट बीच बीच में जारी किया गया है। वही व्यवस्था अभी तक चली रहेगी और इसलिए कुछ क्षेत्रों में आपको अचानक गर्मी बढ़ती हुई भी दिखेगी, उमस का एक इफेक्ट दिखेगा और उस इफेक्ट के कारण बारिश और जो गर्जना के साथ तेज तूफान के साथ बारिश उसमें हो सकती है। इस फोरकास्ट को अभी 26 तारीख तक आप मानिए। वैसे अगर मौसम खराब वाला जो अपडेट है ये 4 जून तक अभी रहने वाला है। बीच में 1-2 दिन मौसम ठीक भी है, उसके बाद दोबारा खराब होगा और इसी तरह की प्रक्रिया मौसम में चली रहेगी। इसके बाद मौसम के बाद बात करेंगे अब जो एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की बात है और एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की जो नोटिस है अब वो दिया गया है कि ये हड़ताल पे जाएंगे और इनके हड़ताल पे जाने की जो वजह है वो पहले से चल रही है। हमने आपको इससे पहले भी इसकी अपडेट दी थी। अब इन्होंने जो सीटू के लोग हैं उनके साथ बैठक की है। 27 और 28 मई को हड़ताल का नोटिस दिया है। वजह यह है कि ये न्यूनतम वेतन और लंबित मांगों को लेकर इनमें रोष है और बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। और जो हड़ताल है 28 मई को, पहले तो 27 मई से ये काम करना बंद कर देंगे। 28 मई को सभी जिला मुख्यालयों और नेशनल हेल्थ मिशन प्रबंध निदेशक कार्यालय और मिड स्वान फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय जो धर्मपुर सोलन में है वहां पे ये प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नोटिस इन्होंने दिया है। इस नोटिस के बाद अब आगे क्या होता है वो पता चलेगा। वैसे इससे पहले एक बार इनको इस तरह की जो हड़ताल थी उसको लेकर एस्मा भी एक बार लागू करने का नोटिस दिया जा चुका है। जहां तक शौर्य पदक की बात है तो हिमाचल के 2 सपूतों को मरणोपरांत मिले हैं, एक कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र। इनमें से जो ये राष्ट्रपति ने दिए हैं। पिछले कल दिल्ली में ऊना के घरबासड़ा गांव के भारतीय थल सेना के गनर नायक दिलावर खान, इनको कीर्ति चक्र मिला है और किन्नौर जिला के तरंडा गांव के हवलदार रोहित कुमार नेगी, इनको शौर्य चक्र मिला है। दोनों ने बैटलफील्ड में अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो भी गेन किया उसके बदले ये इनको शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र
दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, क्योंकि इनके ऊना जिला से भी हैं, तो इन दोनों ने इनकी शहादत और ये वीरगति के बाद जो इनका सम्मान किया गया है, इन दोनों सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। नूरपुर में नगर परिषद का एरिया बदलने को लेकर एक नोटिफिकेशन हुई है। इसकी सूचना आपको दे रहे हैं सिर्फ, क्योंकि इसमें अब वो जो आपत्तियां और सुझाव की बात तो है नहीं, लेकिन नूरपुर नगर परिषद में 32 हेक्टेयर एरिया और जोड़ा जा रहा है। और ये पटवार वृत्त गेही है, जिसमें जो मुहाल है वो बलदून है, इनका 32 हेक्टेयर का ये एरिया है, जिसमें 53 खसरा नंबर है। ये नगर परिषद नूरपुर का पार्ट होंगे और इसका कारण नगर परिषद नूरपुर का जो एरिया है वो विस्तारित हो गया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन है शिमला में, उन्होंने सरकार के सामने दो तरह की डिमांड्स रखी हैं। आपको पता है कि 3 दिन पहले सचिवालय में एक व्यक्ति आए और उन्होंने अंदर जाना, जो सचिवालय में एंट्री होती है, मिलना पता नहीं किससे था, लेकिन उस एंट्री पर ही जब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो वहां झगड़ा हो गया और उस झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो सुरक्षा कर्मियों को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद मामला बहुत आगे बढ़ गया था, शिकायत लेके छोटा शिमला थाने भी गए, लेकिन वहां समझौता हो गया क्योंकि सत्तारूढ़ दल से संबंधित व्यक्ति था, इसलिए बीच में इंटरवेंशन हो गई। लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन है, उन्होंने जो है डिमांड की है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने कि जो इस पूरे मामले में अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चीज़ें देखी जाएं और गेट नंबर 1 पर जो घटना हुई है वो बाकी जगह ना हो, इसके लिए एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है सचिवालय प्रशासन के सचिव को। और ये कहा है कि सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए, जो लोग सचिवालय में अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनके विशेष आई कार्ड जारी किए जाएँ ताकि सुरक्षा कर्मचारियों को पहचान करने में आसानी हो। और साथ में जो पार्किंग में बाहरी व्यक्तियों की गाड़ियाँ आ जाती हैं उनको भी रोका जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई जो बाधा है वो ना पहुंचे। ये इनकी तरफ से डिमांड की गई है। इसके बाद जो अगली अपडेट है उसकी अगर हम बात करें तो वो है हिमाचल में जो वोटिंग का सिस्टम चेंज हो रहा है। ये बड़ी अपडेट है वैसे ओवरऑल देखें, और बड़ी अपडेट इसलिए क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग बहुत सारे मामलों में ये व्यवस्था चेंज कर रहा है। और इस व्यवस्था के परिवर्तन में देखिए क्या क्या नई चीज़ें हैं। पहली तो ये कि जो मतदान केंद्र हैं, अब जहां 1200 से ज़्यादा वोटर हो जाएंगे वहां नया मतदान केंद्र बनेगा, चाहे वो बगल में ही बने, ताकि भीड़ की जो लंबी कतारें हैं उन कतारों से मुक्ति मिल सके। दूसरी बात इसमें यह की गई है कि जो अतिरिक्त मतदान केंद्र बनेंगे उनमें जो व्यवस्थाएं हैं वो भी ऐसी रखी जाएंगी ताकि ज़्यादा समय उनको इंतज़ार ना करना पड़े। एक और बदलाव ये हुआ है कि मृत्यु पंजीकरण जैसे ही होगा तो वो लोगों का इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो अपडेट करवाएं वोटर लिस्ट में, जब आपत्तियां और सुझाव और सारी चीज़ें होती हैं, ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो RGI हैं वहाँ पर अपडेट होगा तो उसी डाटाबेस से जो वोटर लिस्ट है वो भी चेंज हो जाया करेगी। और इसके लिए अलग से जिसको बोलते हैं कि अलग से इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आज इनकी जानकारी दी है और इसके बाद हिमाचल में भी यही बदलाव अब आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग के पहले बात कर लें बिलासपुर में जो नया बवाल है, और ये आपको पता है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर यौन शोषण के और इस तरह की हरकतें करने के आरोप लगे थे। और जिस लड़की ने शिकायत की है वहाँ बोला ये जा रहा है कि इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन अब रिटर्न शिकायत हुई है। पहले जब इन्होंने जो सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी को मामला दे दिया तो उसके बाद जल्दी रिपोर्ट नहीं आई। स्टूडेंट्स ने इसका इंतज़ार नहीं किया और फिर कल वहां प्रदर्शन और बाकी चीजें हो गई थी और पुलिस ने फिर FIR दर्ज करके जो प्रिंसिपल हैं उनको हिरासत में ले लिया। और आज वहां तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश दरवानी जब पहुंचे तो उन्होंने ये बताया कि 2 दिन का टाइम अब दिया गया है उस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए, और पुलिस को कहा गया है कि वो क्रिमिनल एंगल पर जो FIR दर्ज है उस पर इंक्वायरी अलग से हो, ताकि जल्दी जल्दी उस पूरे मामले को देखने के बाद जो भी इसमें दोषी निकलेगा, अगर उसमें दोष प्रिंसिपल का निकलता है तो उस तरह से एक्शन इसमें हो सके।
सके। अगली बात करते हैं तबादलों पर विवाद की। देखिए, विवाद बेसिकली ये है, अभी तो जो टीजीटी कला संघ है उन्होंने एक मसला उठाया है कि ट्रांसफरें ऐसे टीचर्स की भी हो रही है जिनके 5 या 8 महीने बचे हैं नौकरी के, और उनको एक नहीं दो बार बदला जा रहा है। और ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं बिजड़ी और सुजानपुर खंड के, जहां जो टीचर रिटायरमेंट पर बैठे हैं उनको भी बदल दिया जा रहा है। तो इन्होंने सरकार से ये डिमांड की है कि ट्रांसफर करती बार एटलीस्ट ये देख लिया जाए कि कितना समय टीचर का बचा हुआ है, ताकि वो अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। दूसरी बात ट्रांसफरों को मामले में यह है कि जो, हालांकि उसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दी थी कि जो भी मामले इन प्रोसेस पेंडिंग हैं उनको लेकर शिमला के चक्कर काटने की ज़रूरत अब नहीं है, खासकर जब तक मुख्यमंत्री शिमला में नहीं है। संडे या मंडे को मुख्यमंत्री ने आना है, मोस्ट लाइकली मंडे को लग रहा है, और उसके बाद उनके दौरे जो हैं वो बाहर के भी तय हैं। तो इसीलिए इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि सीएम की शिमला में अवेलेबिलिटी कब है, और उस तरह से ये जो अपनी चीज़ों को देखें। जब तक वो नहीं आते तब तक कोई भी ट्रांसफर ऑर्डर नहीं होगा, ये लगभग क्लियर है। तो इसके लिए अभी इंतजार उसी तरह से कर लें। अगली बात करेंगे कैबिनेट कब होगी। कैबिनेट को लेकर देखिए अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, और जो डेट फ्लोट की जा रही है उस दिन सरकारी छुट्टी है, ऐसे भी कोई उस तरह की बात है नहीं। और जहां तक सामान्य प्रशासन विभाग जो कैबिनेट की डेट को सरकार से कंफर्म करवाता है, उन्होंने अभी फाइल भी पुटअप नहीं की हुई है अगली डेट को लेकर, और इसीलिए जब तक नोटिफाई नहीं हो जाती तब तक किसी भी डेट का भरोसा ना करें, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जो डेट्स दी जाती हैं उनको नहीं होती, फिर नई डेट निकलती है, और लोगों में ऐसा लगता है कि अब हो रही है, तो फिर वो इंपेशेंट हो जाते हैं, अपने अपने मामलों को लेकर शिमला दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो पहले कैबिनेट की डेट फाइनल होना का वेट कर लें, अभी कोई डेट फाइनल नहीं है। क्या हिमकेयर को लेकर 40 करोड़ फिलहाल जारी हुए हैं, और ये आज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंफर्मेशन भेज दी है हेल्थ डिपार्टमेंट को। ये 40 करोड़ मिले हैं 3 अस्पतालों को, सिर्फ आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़। 2 अस्पतालों को 15-15 करोड़ हैं और एक को 10 करोड़ हैं। हालांकि अगर आपको फिगर दें टोटल, तो 426 करोड़ क्लेम किया था हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइनेंस से। इसमें टोटल पेंडेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ही 124 करोड़ है। अभी चिंता जो है हिमकेयर के साथ साथ है डायलिसिस वालों की, पहले, क्योंकि प्राइवेट जो सेंटर हैं वो ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनका जल्दी पेंडेंसी क्लियर नहीं हुई तो वो जो डायलिसिस हो रहा है हिमकेयर में 1500 रुपए जो सरकार ने लिमिट किए हुए हैं, क्योंकि सभी सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं हो सकता और किडनी का पेशेंट ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, इसीलिए वो नजदीक करवा लेता है और सरकार हिमकेयर में उसका पैसा देती है। उनका भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आज हमने हेल्थ जो ब्रांच है उनसे पता करने की कोशिश की हेल्थ सेक्रेटरी की ऑफिस में, तो उन्होंने ये कहा कि ये फाइल अलग से चल रही है। अभी जो पैसा आया है वो सिर्फ हिमकेयर का आया है, और जहां तक प्लानिंग डिपार्टमेंट से आयुष्मान को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है अगली कैबिनेट में कोई डिस्कशन होगा, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम स्टेट शेयर आयुष्मान में देने के लिए रेडी नहीं है, इसमें सक्षम भी नहीं है, क्योंकि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन खर्चा जो है वो स्टेट का इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक मसला इसमें आया है, लेकिन कब तक पैसा जारी होता है उस ढंग से हम आपको आगे बात करेंगे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के दौरे की 2 बातें आज अब आएंगी। एक तो ये कि जो दिल्ली में वित्त आयोग के साथ आज बैठक थी वो मीडिया के साथ ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा भी, और दूसरी बात है लोन लिमिट के बढ़ने की, क्योंकि कल शाम को जो ये हैं मंत्री हैं, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उनके साथ भी कल शाम को बैठक हो गई थी। और उस बैठक में क्या बातें हुई, और वो तो मसला था पूरी तरह से लोन लिमिट को बढ़ाने का। टोटल जीएसडीपी का 3% से ज़्यादा हिमाचल लोन नहीं ले सकता। अगर हम टोटल लोन की बात करें सभी माध्यमों से, तो 8000 करोड़ से ज़्यादा लोन राज्य सरकार उठा नहीं सकती साल में। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी हालत ये है कि पहले ही महीने में अप्रैल में 2200 करोड़ का जो लोन है वो सरकार ले चुकी है। तो ये अगले पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी विंडो बची है आप समझ सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को ये कहा कि सभी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए लोन लिमिट 3% से बढ़ाकर जीएसडीपी का 5% कर दें, मतलब 2% और बढ़ा दें, ताकि हमारी जो टोटल लोन बोरिंग पावर है वो 10,000 करोड़ से क्रॉस कर जाए। अब ये कितना हो पाएगा, क्या परमिशन मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये सभी राज्यों के लिए बात करनी पड़ती है। स्टेट स्पेसिफिक हिमाचल के लिए करेंगे तो उसमें बात होगी नहीं। मुख्यमंत्री ने इसमें यह कहा कि हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों को
उधार सीमा को कम से कम 2% बढ़ाने का परमिशन दी जाए, ताकि हमने जो राजकोषीय प्रबंधन सुधार के लिए जो कदम उठाए हैं उन कदमों को हम और आगे बढ़ा सकें। ये बात की गई है, लेकिन क्या होता है वो अब पता चलेगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें क्या व्यू लेती हैं या केंद्रीय वित्त मंत्री क्या फैसला फाइनली इस पूरे मामले में लेती हैं। लेकिन दूसरी जो वित्त आयोग के साथ बैठक थी वो भी आज इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से टाइम लिया हुआ था और ये पहले ही बार है जब हिमाचल ने एडिशनल मेमोरेंडम जो है वो दिया है वित्त आयोग में भारत सरकार में जाकर, क्योंकि इस साल ही जुलाई या अगस्त में इनकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और ये फाइनल रिपोर्ट तय करेगी कि अगले वित्त वर्ष से हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और जो सेंट्रल टैक्सेस में डेवोल्यूशन है वो कितना मिलेगा। और इसीलिए अगले 5 साल खराब ना हो जैसे कि वर्तमान फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने समझा कि पहले जाकर दोबारा एक बार बात कर लें, क्योंकि वो पिछले साल जब हिमाचल आए थे सबसे पहले हिमाचल से उन्होंने दौरों की शुरुआत की थी और अब जाकर जब दोबारा बात वहां रखी है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसका इंतजार अभी करना होगा कि क्या उसमें बात अब आती है। लेकिन वित्त आयोग के साथ जो जो कंसर्न राज्य के थे वो मुख्यमंत्री ने वहां व्यक्त किए हैं और ये भी कहा है कि जो फॉर्मूला है हिमाचल का 0.83% का उसमें इंक्रीज किया जाए टैक्स डेवोल्यूशन का, और इसको इंक्रीज करने के लिए जो फॉरेस्ट कवर है उसको फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करके किया जाए, जीएसटी कंपनसेशन जो बंद हो गया उसकी कंपनसेशन किसी और माध्यम से की जाए। इस तरह की कई बातें इसमें कही गई हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो इंतजार अब करना होगा, लेकिन वित्त आयोग के साथ ये बैठक हो गई है। अब बात करते हैं पूरी तरह से बाकी मामलों में जाने के बजाय विमल नेगी केस पर आई जजमेंट और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं की। प्रतिक्रियाएं भी इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि जो राज्य सरकार के ही 2 कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग बयान इस पूरी जजमेंट पर दिए हैं। आपको बता दें कि विमल नेगी केस के बारे में ऐसा हिमाचल में कोई नहीं है जो जानता नहीं है कि क्या ये केस था और किस तरह से आगे बढ़ा, और सरकारी सिस्टम या इंक्वायरी की मैकेनिज्म पर भी संदेह बड़ी पहले से होना शुरू हो गए थे और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो संदेह सच्चाई के रूप में सामने भी आ गए। अब जजमेंट ये आई है, देखिए जजमेंट में क्या कहा है हिमाचल हाई कोर्ट ने। अजय मोहन गोयल की ये जजमेंट है, आज सुबह इन्होंने प्रोनाउंस कर दी थी। इन्होंने ये कहा कि ये जांच कोर्ट सीबीआई को सौंप रहा है। अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता किरण नेगी जो विमल नेगी की पत्नी हैं द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जांच को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाए जो कानून के अनुसार मामले की जांच करेगी। सीबीआई को आदेश दिए कि जांच के दौरान सीबीआई यह सुनिश्चित करे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कैडर का कोई भी अधिकारी सीबीआई के विशेष जांच दल का हिस्सा नहीं होगा। ये क्यों कहना पड़ा? ये हिमाचल पुलिस को इसको अपने ऊपर झांकना चाहिए, अपनी वर्दी को दोबारा से देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उस वर्दी पर कितने दाग और लगेंगे। गुड़िया कांड के बाद ये दूसरा मामला है जहां काले धब्बे लगे हैं। हालांकि अभी जजमेंट आई है, जजमेंट के बाद राज्य सरकार ने डिसाइड करना है। ये भी अभी डिस्कशन में है कि जो इसमें अपील में अब CWP है, रिट पिटीशन में रिट करनी पड़ेगी या इसमें अपील में जाना है या फिर जजमेंट की मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन बेंच या फिर चीफ जस्टिस के बेंच में जाना होगा। ये लीगल मसले हैं। लेकिन अभी तक जो जजमेंट है वो ये कहती है कि हिमाचल पुलिस का कोई भी अधिकारी सीबीआई के जांच पैनल का हिस्सा नहीं होगा। मतलब ये कि आप इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि पूरी तरह से भरोसा ही नहीं है। दूसरी तरह इस तरह भी जोड़ सकते हैं क्योंकि अभी सीबीआई का जो नॉर्थ जोन है, ज्वाइंट डायरेक्टर जो चंडीगढ़ में है, वो भी हिमाचल कैडर की पुलिस अधिकारी हैं। तो ये शायद कोर्ट के ध्यान में हो कि अगर एफआईआर करनी है तो वो क्या शिमला में होगी या चंडीगढ़ में होगी। चंडीगढ़ में होगी तो भी वहां जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो हिमाचल पुलिस की कैडर की अधिकारी हैं, तो फिर उनके दायरे से भी इस केस को बाहर कर दिया। मतलब अब सीबीआई को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर ही दिल्ली में करनी पड़ेगी। तो ये एक कोर्स है इस केस में जो आप देख रहे हैं। और कोर्ट कितना सेंसिटिव है इस मामले को लेकर, खासकर जब कोर्ट के अंदर ही पुलिस का डीजीपी और एसपी दोनों एक दूसरे से लड़ गए। मतलब दोनों के जो एफिडेविट हैं वो अलग अलग हैं, दोनों का कोर्स ऑफ इंक्वायरी अलग अलग है, दोनों ने जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का एक सबूत सामने आया पेन ड्राइव का, उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन किया।
और इन्वेस्टिगेशन में ये कभी फील नहीं हुआ कि किसी को इस बात की जरा सा भी मलाल है कि जो एविडेंस है उसको टेम्पर भी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात इसमें है। और बाकी जो संदेह हैं, शक हैं, वो कब से होना शुरू हुए ये अलग मैटर है। विमल नेगी की डेथ के बाद जब परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी गई तो उनके कपड़े क्यों फॉरेंसिक में नहीं भेजे गए? ये सवाल वो हैं जो एक प्राइमरी, एक एसएचओ जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो भी जो एक सिंपल जो आईओ है वो भी इस चीज को जानता है कि अगर डेथ सस्पेक्टेड है तो जो कपड़े हैं बॉडी के, वो कपड़े इंपॉर्टेंट सबूत हो सकते हैं। लेकिन कपड़े भी नहीं दिए गए फॉरेंसिक तक, और जो जेब में डेड बॉडी की जेब में पेन ड्राइव मिला उसको गायब कर दिया गया। तो ये फैक्ट हमारे नहीं है, ये जो सुनवाई के दौरान कोर्ट में आए हैं वो हैं। अब इसके बाद अब आप देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने सीबीआई से आशा प्रकट की कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से शीघ्रता से जांच करेगी और इस मामले में एक असाधारण स्थिति है जिसके लिए मामले की जांच सीबीआई को देनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि एसआईटी अब बेशक निष्पक्ष जांच भी कर दे, लेकिन लोगों का भरोसा ही नहीं होगा इस जांच पर, जो तथ्य सामने आए हैं उनको देखते हुए। इसीलिए ये मामला आगे जाना जरूरी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने स्वयं अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जांच के तरीके और पद्धति के बारे में गंभीर चिंताएं जताई है। पुलिस अधीक्षक शिमला की देखरेख में गठित एसआईटी ने महाधिवक्ता के माध्यम से एसआईटी द्वारा की गई जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाने के डीजीपी के अधिकार पर प्रश्न उठाए हैं। यह जांच रिपोर्ट विमल नेगी के वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण पर गंभीर संदेह व्यक्त करती है तथा पेखूवाला सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावक को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए उनके द्वारा बरती गई अनुचितता पर उंगली उठाती है। अब आप देखिए ये मामला कहां जाकर जुड़ रहा है। हाई कोर्ट की जजमेंट में ये सोलर प्रोजेक्ट पेखूवाला से जुड़ रहा है डायरेक्टली, और इसके डायरेक्टली जुड़ने के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव होम हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसको आप लोग, अगर जजमेंट आपको मिलती है तो उसमें पैरा नंबर 11 और उसका जो सब रूल एच है, एफ से शुरू करें पहले, उसके बाद 3 पेज उसको पढ़ के देख लें। और उसमें क्लियर लिखा गया है कि पेखूवाला प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी बनाई गई विमल नेगी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी के जो मिनट्स बनाए, वो मिनट्स बनाए देशराज ने, जो उस कमेटी का मेंबर ही नहीं था, और उन मिनट्स पे साइन करने के लिए दबाव डाला विमल नेगी पर। एक्सटेंशन ऑफ टाइम के कारण इस कंपनी को करोड़ों रुपए का बेनिफिट दिया गया, और बाद में जो एक पेमेंट थी 12 करोड़ कुछ समथिंग की, वो भी उसके बाद की गई। तो ऐसा नहीं था कि विमल नेगी पेखूवाला प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं थे। तो ये जो रिपोर्ट है इनकी, ओंकार शर्मा की, उस रिपोर्ट में है, और जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उस जजमेंट का भी ये पार्ट है। अब ये बात हो गई एक उसके बाद इनके जो परिजन हैं, न्याय मंच जो बनाया है किन्नौर के लोगों ने, उन्होंने कहा कि उनको अब न्याय की उम्मीद दिखी है, और उनको पहले से लग रहा था कि हिमाचल हाई कोर्ट इसमें न्याय करेगा, क्योंकि जितने तथ्य उनको सामने आ गए थे उन तथ्यों से साफ था कि पुलिस की एसआईटी सारे मामले को कवर अप करने के लिए और सबूतों को बस्ट अप करने के लिए लगी हुई थी। ये उनके आरोप हैं, और इन आरोपों को सपोर्ट किया डीजीपी की जो एफिडेविट कोर्ट में गया उसने। और उसके बाद जिस तरह से सेक्रेटरी होम के जो अपना एफिडेविट था उसको स्वीकार करने, उसको सबमिट करने, उसको वेट करने को लेकर परिस्थितियां बनी हाई कोर्ट में, वो खुद साबित करती हैं कि उनके जो पक्ष था एसीएस होम का, उसको भी कोर्ट के सामने उनके अनुसार आने से एक तरह से रोका गया, क्योंकि जो सुनवाई के दौरान भी चीजें साफ ही दिख ही रही थी। अब इस जजमेंट के बाद पहली प्रतिक्रिया आपको मंत्रियों की बताते हैं। पहले जो विक्रमादित्य सिंह हैं उन्होंने कहा, और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं क्योंकि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता के साथ जांच करवाई है। फिर जगत सिंह नेगी जो किन्नौर से चुन के आते हैं, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई तो एक पिंजरे में बंद तोता है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे। राज्य सरकार ने जो स्टेप उठाए थे
वो न्याय के लिए थे। और गुड़िया केस में भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये एक अलग कहानी शुरू कर दी मंत्री जी ने। मुझे लगता है कि मंत्री जी को पहले सीबीआई कोर्ट की जजमेंट पढ़नी चाहिए 92 पेजेस की, और उस जजमेंट में जो एक साइंटिफिक एविडेंस हैं उन एविडेंसेस को लेकर पढ़ना चाहिए। और उन पढ़ने के बाद, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर एक जिम्मेदारी के पद पर होता है और वो ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे न्याय व्यवस्था के लिए लोगों के बीच भरोसा कम पड़ता हो। और इसी कारण इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें अभी कहने की ज़रूरत शायद अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो जजमेंट आई है, जजमेंट आने के बाद चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन एक तो ये बात है जो प्रतिक्रिया की है, जो दो मंत्रियों की तरफ से आई है। अब जब इनकी प्रतिक्रिया आपको बताई तो अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आपको बताते हैं। पहले तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा कि पहली बार ये केस है जिसमें पुलिस सबूत जुटाने के बजाय मिटाने में लगी थी इस केस में, और इसीलिए उनको भी संदेह था। और अब सीबीआई को मामला जाने के बाद न्याय होगा और भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। सीबीआई को सौंपने पर इन्होंने हाई कोर्ट का धन्यवाद भी किया है और ये भी कहा है कि हम पहले दिन से ही सीबीआई की जांच इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि राज्य सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर विधानसभा में भी गलत आंकड़े पेश किए थे। ये अलग बात हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो ये पूरा मामला है इसमें अब राज्य सरकार की तरफ से अभी भी, क्योंकि जगत सिंह नेगी ने ये कहा है कि जजमेंट देखने के बाद, क्योंकि उन्होंने अभी जजमेंट पढ़ी नहीं है, उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि इसमें अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो वो उसका इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि सरकार को इस पर अभी फैसला लेना है और उसके बाद आगे पता चलेगा कि इसमें किन किन चीज़ों को लेकर बात चलेगी। लेकिन ये मामला अगर सीबीआई को गया तो ये मामला सीबीआई को सबसे पहले तो गया पुलिस की इनफाइटिंग की वजह से। अगर पुलिस के लोग जो अपने आपस में नहीं लड़ते तो कोर्ट के सामने ये तथ्य भी नहीं आते, और जब कोर्ट के सामने तथ्य आ गए तो इससे बचने का और कोई तरीका कोर्ट के पास भी नहीं लग रहा था कि वो इसको कहीं और या कुछ और कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर अगर आरोप लग जाएं कोर्ट के अंदर और उन्हीं के लोग लगाएं तो फिर बाकी चीज़ों को लेकर कोई बात होती नहीं। दूसरी तरफ हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी है उसमें ओंकार शर्मा ने अपना एक अलग रुतबा बनाया है। उन्होंने दिखाया भी है इस केस में कि जो फेयर चीज़ें देखता है वो अपने आप को प्रूव भी करता है, और उस तरह से जो लोगों के बीच में एक ये अच्छा मैसेज भी है कि इस पूरी व्यवस्था में जिस तरह से किसी को शक हो रहा था, बेल कैंसिल होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर में नाम दर्ज करने को लेकर चीज़ें कुछ घुमाई जाती रही, उसके बाद जो बेल एप्लीकेशन को विरोध करने को लेकर जो एक कोर्ट में एफिडेविट दिया गया शिमला पुलिस के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि उनके नर्व सिस्टम में दिक्कत थी विमल नेगी के, उनको लेकर जो वो साइकेट्री की दवाइयां खा रहे थे। हालांकि जो मीणा की जो बेल एप्लीकेशन है उसका हम विरोध करते हैं, ऊपर सब कुछ कह दिया कि जो विमल नेगी हैं वो साइकोलॉजिकल रूप से मेंटली ठीक नहीं थे, वो इस तरह की दवाइयां खा रहे थे, उनका नर्व सिस्टम ठीक नहीं था, और लास्ट लाइन लिख दी कि फिर भी हम जो है बेल एप्लीकेशन का विरोध करते हैं। ये जो सिस्टम था ये सबको दिख रहा था, इसके पीछे की कहानी सबको दिख रही थी। लेकिन अब जाके चीजें तो सामने आई गई, और सामने भी चीजें आई पुलिस के माध्यम से, क्योंकि दो जो पक्ष थे दोनों पक्ष में जो जवाब था वो कंट्राडिक्टरी था। तो अब सीबीआई से ज़रूर इसमें उम्मीद है, हालांकि अभी भी ये लीगल स्क्रूटनी में जाएगा आगे, और उसके बाद जो जो चीज़ें तय होंगी वो अपडेट आप तक आती रहेगी। उम्मीद सिर्फ ये है कि उस परिवार को न्याय मिले जिसका घर का व्यक्ति गया है, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं इसमें। लेकिन ये है, पुलिस ने तो इसमें कुछ सीखना है नहीं, क्योंकि गुड़िया कांड के बाद देखिए, गुड़िया कांड में एक बड़ा सेट एग्जाम्पल था कि जो आईजी थे ज़हूर जैदी, उनका कस्टोडियल मर्डर में कोई रोल नहीं था फिजिकली, और लेकिन वो भी सज़ा से नहीं बच पाए। और सज़ा से इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि कस्टोडियल मर्डर के जो सबूत थे उनको मिटाने में उनका जो हाथ था वो प्रूव हो गया था कोर्ट में। लेकिन हिमाचल पुलिस में जो वर्दीधारी लोग हैं वो इन चीज़ों से सबक नहीं सीख रहे। अब चाहे एक एएसआई की बात कर लें जिसको अब जाकर सस्पेंड किया गया, उसके लिए जो एफआईआर है, उसके जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की एफआईआर है वो सेपरेट नहीं हुई, उसको नामजद किया गया सिर्फ, लेकिन उसको सस्पेंड अब जाकर किया गया, जबकि पता सबको 2 हफ्ते से था कि ऐसा सब कुछ हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुड़िया कांड के बाद भी हिमाचल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सबक नहीं ले रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग में ये कंपोनेंट शामिल होना चाहिए कि
इन्वेस्टिगेशन जो मर्जी हो, लेकिन एटलीस्ट जहां व्यक्ति की जान गई है वहां आप जो ये हेर फेर है वो नहीं कर सकते। और इसको एक जो भी इन्वेस्टिगेशन पावर जिसकी है उसको देखना चाहिए कि ये किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। तो अब अगली बात करेंगे, अब जो मामले दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये कम्यूटेशन छोड़नी होगी। एक मसला ये एचआरटीसी का है और एक भूमि का मुआवजा हिमाचल में अब 2 गुना मिलेगा। ये पूर्व सरकार के समय का मामला है, लेकिन वर्तमान सरकार को इसका जो इफेक्ट है वो झेलना पड़ेगा। पहली बात कर लें जो कम्यूटेशन जो है उसकी जो बात कर रहे हैं, एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं उनको एक ऑफर दिया जा रहा है। वैसे रिटर्न में अभी ये ऑफर नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ भी एक बैठक की थी और इस बैठक के बाद ही ये चीजें चल रही थी। इस बैठक में ये कहा गया इनको कि कम्यूटेशन अगर रिटायरी लोग छोड़ दें तो उनके जो बाकी वित्तीय लाभ हैं वो जल्दी दिए जा सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेशन में बहुत सारा पैसा जाता है। और ये भी बात सही है कि पेंशन देने के लिए जब एचआरटीसी राज्य सरकार से पैसे लेती है तो फिर वो कम्यूटेशन भुगतान में कहां से लेगी और कैसे आगे भुगतान करेगी। तो अब एचआरटीसी में पेंशनरों ने ये डिसाइड करना है कि उनको कम्यूटेशन चाहिए या बाकी जो पेंशन और बाकी वित्तीय लाभ हैं वो चाहिए। अब ये क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि 150 से ज्यादा कर्मचारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या इसमें विकल्प चुने, और देर सवेर क्या यही फॉर्मेट राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आ सकता है वित्तीय स्थिति को देखते हुए, इसके बारे में भी आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी ने इस तरह का सुझाव ऑलरेडी दे रखा है। अगली बात करते हैं भूमि मुआवजे को लेकर जो 2 गुना हो गया। ये केस है सुन्नी डैम का, बेसिकली सुन्नी डैम के जो प्रभावित हैं उनका। और ये केस हिमाचल हाई कोर्ट में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा के बेंच में लगा था और पिछले कल ये डिसीजन आया है। डिसीजन केस है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वैसे तो पावर डिपार्टमेंट का था क्योंकि प्रोजेक्ट उनका है, लेकिन बेसिकली ये रेवेन्यू का था। लेकिन रेवेन्यू ने डिफेंड नहीं किया कोर्ट में, क्योंकि ये केस भारत सरकार द्वारा जो राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि इनको जो फैक्टर 1 लगा दिया गया मुआवजा देने के लिए, जबकि जो भारत सरकार का एक्ट कहता है वो कुछ और है। ये कहता है कि रूरल एरिया में फैक्टर 2 होना चाहिए और अर्बन एरिया में 2 से 1 के बीच में हो सकता है, ये कानून कहता है। लेकिन हिमाचल सरकार ने उस वक्त जो नोटिफिकेशन की वो थी 1/4/2015 को, और उसमें जो नोटिफिकेशन कर दी गई उसमें मल्टीप्लायर जो है वो फैक्टर लगा दिया गया 1। सुन्नी डैम के प्रभावित चले गए कोर्ट में। कोर्ट से जजमेंट जो आई है उस जजमेंट को अगर आप देखें तो इन्होंने कहा कि एक्शन ऑफ द स्टेट इन यूजिंग द नोटिफिकेशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द मल्टीप्लायर फैक्टर टू 1 इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू ट्रीट द लैंड ओनर्स एज 1। उनको एक तरह, क्योंकि भारत सरकार का कानून ये बोलता है कि अर्बन में लैंड की वैल्यू अलग होगी, रूरल में लैंड की वैल्यू अलग होगी, इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों को एक ट्रीट नहीं किया जा सकता, अर्बन और रूरल में जो प्रभावित हैं उनको। which cannot be count as this will deny the poor landowners to the remote villages fair compensation and rehabilitation, which is primary object behind this act. ये भी कह दिया कि कंपेंसेशन फॉर लैंड ओनर कंटेन्स कंपोनेंट ऑफ कंपेंसेशन पैकेज, द पैकेज प्लेस्ड इन सीरियल नंबर 2, वो भी वही गलत है और इस कारण इन्होंने इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। जो नोटिफिकेशन की गई थी वो रद्द कर दिया गया। अब ये कहा गया, इन व्यू ऑफ द डिस्कशन मेड एंड रीजन स्टेटेड हियर अबव वी फाइंड मेरिट इन दिस पिटीशन एंड द सेम आर अलाउड अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन डेटेड 1/4/2015 इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड। द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड to notify the multiplier of 2 in terms of provision of the act with respect of the area in question. Consequently, respondent number 4 is directed to pass the supplementary award in favor of the petitioner by applying multiplier as 2 and further directed pay compensation to the petitioners along with statutory benefit by 30 सितंबर 2025। अब ये मामला तो है, मान लीजिए अभी सुन्नी डैम का, उसमें तो हो सकता है कि एसजेपीएनएल ने देने हैं पैसे, लेकिन यही फैक्टर राज्य सरकार के बाकी प्रोजेक्टों पर भी लगेगा। अब जहां जहां ये इस एक्ट के साथ हुआ है, क्योंकि हिमाचल में जितने भी 4 लेन बने हैं उनकी जो भूमि अधिग्रहण है वो इसी एक्ट के तहत हुआ है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज एक रफ कैलकुलेशन की है कि अगर इसको लागू कर दिया गया तो राज्य सरकार के ऊपर 5000 करोड़ के आसपास की देनदारी और क्रिएट हो जाएगी। और इसीलिए जो एसीएस रेवेन्यू
हैं उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है अपने डिपार्टमेंट में कि ये जो गलती किसके पार्ट पे हुई, क्यों इस केस को प्रॉपर अटेंड नहीं किया गया और इसमें आगे कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या होगा। तो ये आज की एक बड़ी अपडेट है जिसको लेकर अब आगे आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट रहेगा, राज्य सरकार कैसे इसको काउंटर करेगी, उन सारी चीज़ों को देखना होगा और उसका जो इफेक्ट है उसको किस तरह से आगे मैनेज किया जाएगा उस चीज़ों को भी इसमें लिया जाएगा। बुलेटिन आज वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया और इसीलिए आज हम आपकी जो क्वेरीज है उनको नहीं ले पाएंगे। आपके कोई क्वेश्चन है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें और उनको बाद में जब हमारे पास रिप्लाई होंगे तो हम लेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।